देखिए हमने आपको पिछले टर्म पे ये बताया था विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक आया था। देखो सूत्र है इसका, P बराबर है Q इंटू ए। क्लियर? तो आवेश का जो मात्रक होगा उसे तो ले लेते हैं हम कूलाम, और दूरी का मात्रक हो जाएगा मीटर। यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक है वो हो जाएगा कूलाम इंटू मीटर। इसके अलावा एक और मात्रक बताया था डिवाई, यानी जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसका एक अन्य मात्रक होता है डिवाई। अब किसे कहते हैं डिवाई, हल्का सा समझ लो। सबसे पहले इसके लिए हमें मालूम होना चाहिए कि जो विद्युत द्विध्रुव है वो क्या है। ठीक है, तो दो आवेश हैं जो एक दूसरे से दूर रखे हैं और उन पर आवेश का जो परिमाण है वो समान है और प्रकृति उनकी विपरीत है। तो देखो डिवाई के लिए क्या करते हैं हम, आवेशों के मध्य की जो दूरी है उसे तो रखते हैं 1 एंगस्ट्रम, और आवेश का जो परिमाण है वो होता है देखो 10 की घात माइनस के 10 फ्रैंकलिन। इस पे भी 10 की घात माइनस के 10 फ्रैंकलिन। चूंकि ये माइनस होता है तो ये माइनस आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा प्लस। देखो समझे बेटा, विद्युत द्विध्रुव में आवेशों का परिमाण समान होता है, प्रकृति विपरीत होती है। तो प्रकृति में ये माइनस का है तो ये प्लस का है, और इनकी जो सामर्थ्य आ रही है वो आ रही है Q बराबर आ रही है 10 की घात माइनस के 10 फ्रैंकलिन। क्लियर? अब फ्रैंकलिन जो होता है वो आवेश का मात्रक ही है, जिसे हम स्टेट कूलाम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्टेट कूलाम। हमने दो मात्रक लिखे थे आवेश के, कूलाम और दूसरा लिखा था स्टेट कूलाम। तो स्टेट कूलाम और फ्रैंकलिन एक ही है। क्लियर? एंगस्ट्रम में कितनी दूरी आ जाती है, इसको बदलेंगे तो ये दूरी होती है 1 एंगस्ट्रम बराबर आ जाएगा 10 की घात माइनस के 10 मीटर। क्लियर? तो हम इनसे ये निकाल सकते हैं P बराबर क्या होता है Q इंटू ए। तो आवेश का जो मान है वो रख देंगे हम, तो यह आ जाएगा 10 की घात माइनस के 10 फ्रैंकलिन। क्लियर? गुणा किससे होगा? दूरी से, और दूरी कितनी दे रखी है? 1 एंगस्ट्रम। तो ये हो जाएगा 1 एंगस्ट्रम। क्लियर? अब आप इसको बदल लो कूलाम में और इसको बदल लो मीटर में, उत्तर आपका आ जाएगा। 1 कूलाम बराबर होता है 3 गुणा 10 की घात 9 फ्रैंकलिन। ये होता है। तो हमें तो फ्रैंकलिन की जगह रखना है, तो यहां पे हम 1 रखेंगे तो ये नीचे चला जाएगा, यानी ये आ जाएगा 1 कूलाम बटे 3 गुणा 10 की घात 9 बराबर यहां पर बचेगा 1 फ्रैंकलिन। यानी 1 फ्रैंकलिन में कितने कूलाम हो गए? 1 बटे 3 गुणा 10 की घात 9 कूलाम। क्लियर? ऐसे उसे निकाल लेंगे हम। देखो 1 एंगस्ट्रम है, उसकी जगह हम लिख सकते हैं 10 की घात माइनस के 10 मीटर। 1 गुणा 10 की घात माइनस के 10 मीटर। तो जहां एंगस्ट्रम आ रहा वहां आप 10 की घात माइनस के 10 मीटर लिख दीजिए। तो ये आ जाएगा 10 की घात माइनस के 10 इंटू फ्रैंकलिन की जगह क्या रखना है?
1/3 गुणा 10�9 और ये मात्रक आ जाएगा कूलाम। क्लियर? आ गया होगा बेटा समझ में? और गुणा किससे करना है? एंगस्ट्रम से। तो एंगस्ट्रम बोले तो 10⁻⁻10 मीटर। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये किस में मात्रक आ जाएगा? कूलाम इंटू मीटर में। क्लियर? तो ये 1 डिवाई का मान होता है। मेरे हिसाब से आ गया होगा समझ में, ठीक है? और आप इसको लिखना चाहें तो जल्दी से लिख लो, उसके बाद हम आपको अगला टॉपिक बता देंगे। इसमें जो एक मेन चीज है वो है, देखो इस दूरी को हम डिस्कस कर लेते हैं। आप उतार लीजिए। आप स्क्रीन पोज करके भी उतार सकते हैं, ठीक है? आपको ज्यादा नहीं सोचना है। आप क्या कर सकते हो, देखो सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है 1 डिवाई कहते किसे हैं, तो उसके लिए बस इतना ही याद रखना है आपको, ये वाला पोर्शन इक्वल टू ये हो जाएगा डिवाई। ठीक है? 1 डिवाई के लिए इतना मान निकालना पड़ता है हमको। और देखो इसमें हम आगे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा, देखो ये पावर माइनस में, ये भी पावर माइनस में, तो ये नीचे जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। तो 20 हो गए ये 20, और नीचे प्लस में है ये ऑलरेडी, तो ये आ जाएगा 1/3 गुणा 10⁻29 यानी 29 कूलाम इंटू मीटर। क्लियर? ये किसका मान होता है? 1 डिवाई का। 1 डिवाई बराबर होता है इतना मान। 1 डिवाई बराबर आ जाएगा ये 1/3 गुणा 10⁻29 कूलाम इंटू मीटर। इस पर देखो विद्युत ध्रुवाघूर्ण में मैं एक दूरी के बारे में आपको बता देता हूं। जैसे 2 आवेश है, एक -q और दूसरा है +q, और इसका सेंटर का जो बिंदु होता है उसे कहते हैं हम O, केंद्र बिंदु। तो कोई भी दूरी लेनी है हमको, तो उस दूरी को ना तो हम +q से ले सकते और ना उस दूरी को हम -q से ले सकते, दोनों के बीच के सेंटर से लेंगे हम उसको। यानी कहां से लेंगे हम? O से। तो जब भी दूरी O से ली जाएगी, तो यदि हम दोनों आवेशों के बीच की दूरी को a मानते हैं, तो सेंटर से एक आवेश की दूरी आ जाएगी a/2। अब हमारी दूरी के फैक्टर में ये भिन्न आ जाएगी a/2, और हमारी जो कैलकुलेशन है, गणना है, वो a/2 से क्या हो जाएगी? कठिन। इसलिए सरलता के लिए हम क्या मानकर चलते हैं? इनके बीच की दूरी को मान लेते हैं 2a। यानी जो विद्युत ध्रुव हैं उनके बीच की दूरी कितनी मानी जाती है बेटा? 2a। क्यों मानी जाती है? जिससे इनका यदि आधा करेंगे, सेंटर से दूरी देखेंगे तो ये a आ जाएगी, और दूसरी भी सेंटर से देखेंगे तो कितनी आ जाएगी? a। हमें गणना में फायदा हो जाएगा इससे। तो आप अच्छी तरह से ध्यान रखना। देखो मैं आपको बता देता हूं, विद्युत ध्रुव आएगा, इसकी डेरिवेशन आएंगी, तो आपको विद्युत ध्रुव की शक्ल याद होनी चाहिए कि क्या होता है विद्युत ध्रुव। तो मैं बना रहा हूं, आपको ये याद रखना है। ठीक है? देखिए हमें ये तो पता है ही है कि विद्युत ध्रुव के अंदर कितने आवेश होते हैं? 2, और जो बहुत ही निकट रखे होते हैं एक दूसरे के,
तो मैं देखो बहुत ही सिंपल आसानी से एक रेखा खींचेंगे हम ए बी, ये ए, ये बी, ए बिंदु पर ले लेंगे माइनस के क्यू और बी बिंदु पर ले लेंगे प्लस क्यू। क्लियर? और इनका मध्य बिंदु हो जाएगा ओ। और बीच की दूरी को हम डिस्कस करते हैं इसमें। यहां पर देखो, लेने को तो कुछ भी ले सकते हैं, मैं ना आर ले सकते हैं, डी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने ये दूरी सरलता के लिए कितने ली है, 2a। तो जब कभी भी आपको विद्युत ध्रुव शब्द आए तो तुरंत समझ जाना ये होती है विद्युत ध्रुव की शक्ल। यानी विद्युत ध्रुव जैसे आए आपको इस तरीके से बनाना है। यहां ए वी माइनस क्यू प्लस क्यू 2a। इसके बारे में लिखना हो तो देखो कैसे लिखेंगे। चित्र में एक विद्युत ध्रुव ए बी दर्शाया गया है जिसका मध्य बिंदु O है और इसके ए बा बी बिंदुओं पर आवेश क्रमशः माइनस क्यू और प्लस क्यू है। इन आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2a है। ये पूरा हो जाएगा इसका। तो इसमें अगला टॉपिक है प्रेरित विद्युत ध्रुव आघूर्ण। आप एक शब्द और जोड़ लीजिए, अगला हेडिंग लिखिए और वो हो जाएगा प्रेरित विद्युत ध्रुव आघूर्ण। प्रेरित विद्युत ध्रुव आघूर्ण। क्लियर? लिख लिया होगा। इसमें देखो नाम बता रहा है, ये सामान्य रूप में इसके अंदर विद्युत ध्रुव आघूर्ण नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर प्रेरणा से विद्युत ध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा। क्लियर? सामान्य रूप से इसके अंदर विद्युत ध्रुव आघूर्ण नहीं होगा, लेकिन ये शब्द आ रहा है प्रेरित और ये शब्द हिंट कर रहा है कि इसको विद्युत ध्रुव आघूर्ण उत्पन्न करने की क्या मिलेगी, प्रेरणा। और कैसे मिलेगी उसको हम समझ लेते हैं। देखो प्रकृति के अंदर कुछ अणु ऐसे होते हैं जिनके धनावेशों का केंद्र, देखो ये मान लो धनावेश है और इसका सेंटर ये है, धनावेशों का केंद्र। और दूसरा ऋणावेशों का केंद्र। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं परमाणु के चारों ओर। तो कुछ पदार्थों में ऐसा होता है कि उनके ऋणावेशों का केंद्र भी धनावेश के केंद्र के स्थान पर ही आता है। धनावेश का सेंटर भी यही। और जितने भी ऋणावेश आ रहे हैं आपको दिख रहा है ये कैसे बना रहे हैं, सकेंद्रीय गोले हैं। तो इनका हम सेंटर देखेंगे तो वो यहीं आएगा। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि प्रकृति में कुछ अणु ऐसे हैं जिनके धनावेशों का केंद्र और ऋणावेशों का केंद्र दोनों एक ही बिंदु पर होते हैं। अर्थात ये कैसे होते हैं, समपाती। इन्हें हम समपाती कह सकते हैं। तो जब ये समपाती हैं तो अब हमें विद्युत ध्रुव आघूर्ण देखना है। तो विद्युत ध्रुव आघूर्ण तो होता है माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। अब इसमें तो एक ही जगह पर है, तो हम कह सकते हैं इनमें सामान्य अवस्था में विद्युत ध्रुव आघूर्ण नहीं पाया जाता है। तो फिर कब पाया जाता है? देखो आप गौर से कि यदि इसको मैं बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखूं तो बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर क्या स्थिति बन जाएगी, इसी की मैं आगे बना देता हूं। मान लो मेरे पास जो विद्युत क्षेत्र है वो इस दिशा में है, ई जो सदिश है। और ये कौन सा विद्युत क्षेत्र बेटा, भार का, यानी बाह्य। और बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसको रख रहे हैं हम,
इस अणु को, जिसके धनावेश और ऋणावेशों के केंद्र एक ही जगह, इसको रख दिया है बस। तो रखेंगे तो देखो यही समझा देता हूं मैं आपको क्या घटना घटित होगी। आप थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि विद्युत क्षेत्र क्या काम करता है। विद्युत क्षेत्र आवेश पर क्या लगाता है? बल। और कैसे लगाता है बल? F बराबर होता है, मैं यहां लिख देता हूं, F बराबर होता है QE। यदि ये प्लस है तो बल की दिशा खाओगी विद्युत क्षेत्र की दिशा में। इससे देख लो आप, यदि प्लस है तो ये E की दिशा में आ जाएगा, और यदि माइनस है तो ये कैसे होगा? विपरीत। तो वैसे ही समझ में आ गया हमको कि इसमें द्विध्रुवाघूर्ण उत्पन्न करना है। आप सोचो, मुझे नहीं पता है कि ये क्या चीज है, तो लेकिन मैं ये तो जानता हूं विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण को। विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण बोले तो पका पका सब तो बहुत जगह आता है, ठीक है, आ गई समझ? तो इसमें क्या होना चाहिए? इसके अंदर आवेश होना चाहिए और उनके बीच की दूरी होनी चाहिए, बस। तो आप दिमाग दौड़ाइए। प्रेरित विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण के अंदर प्रेरणा से ऐसा होगा, प्रेरणा मिलेगी किसी से, ठीक है। हम आवेशन की विधि पढ़ चुके हैं, प्रेरण। वहां में आसानी से आवेश अपने आप नहीं आया था, ठीक है। हमने एक दूसरी वस्तु से एक वस्तु को क्या दी थी? प्रेरणा, और फिर उस पर आवेश उत्पन्न हुआ था। तो इसको हमें देखो क्या करना है, आवेश तो है लेकिन पृथक नहीं है, ए नहीं है, मतलब ए नहीं तो पी नहीं, तो प्लस और माइनस को दूर दूर करना है। तो हमारे दिमाग ये दौड़ जाएगा कि प्लस और माइनस पे बल तो कौन लगाता है? विद्युत क्षेत्र। तो हम इसे कहां रख देंगे? विद्युत क्षेत्र में। और विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो धनावेश तो विद्युत क्षेत्र की ओर खिसक जाएगा और ऋणावेश विद्युत क्षेत्र के विपरीत विस्थापित हो जाएगा। ऋण अलग हो गया, धन अलग हो गया, तो बन गया प्रेरित विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण, ठीक है। तो मैं इसको बना रहा हूं, देखो, धनावेश तो चला जाता है क्षेत्र की दिशा में ऐसे, लेकिन जो ऋणावेश था उसके अंदर क्या होगा? इस तरीके से वो क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या हो जाते हैं? विस्थापित। समझ में आ रहा है? विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है यूं, तो धनावेश तो गया क्षेत्र की दिशा में और ऋणावेश आया क्षेत्र के विपरीत। तो धनावेशों का सेंटर तो ये रहा, ऋणावेशों का सेंटर हम आइडिया से देखेंगे तो ये आ जाएगा ऋणावेश का सेंटर। अब यदि हम P को देखना चाहें, विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण को देखना चाहें, तो विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण कहां से कहां होता है बेटा? प्लस से माइनस या माइनस से प्लस? माइनस से प्लस। तो ये हो जाएगा विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण P सदिश। अब बताओ ये कैसा अणु है? विद्युत द्विध्रुव है क्या ये? विद्युत द्विध्रुव तो नहीं है। हाँ, ये प्रेरित विद्युत द्विध्रुव है। कैसा है ये? प्रेरित, इसको प्रेरणा मिली है, तो इसे हम कह सकते हैं प्रेरित विद्युत द्विध्रुव। और यहां पर जो P है इसे हम क्या कहेंगे? प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। समझ में आ गया? ठीक है। अब मैं आपकी नोटबुक में आपको लिखवाने जा रहा हूं, है ना, आप उसी से समझ लेना फिर, ठीक है। और मैं कैसे बोल रहा हूं इसको देख के, ठीक है। देखो बच्चों को ये दिक्कत आती है कि हम उस टॉपिक को कैसे लिख पाते हैं परीक्षा में, या भूल जाते हैं, है ना। हमारी समझ में आ गया, देखते ही प्रेरित विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण यानी इसकी क्या मिलेगी? प्रेरणा। ये पहले इकट्ठे होंगे यानी इनके बीच में दूरी नहीं होगी, तो किसी से प्रेरणा देनी है, तो यहां पर प्रेरणा किससे दी? बाह्य विद्युत क्षेत्र से। इतना दिमाग में बैठ जाएगा। अब जब परीक्षा में मान लो यही प्रश्न आ जाता है तो उसे कैसे लिखना है, तो देखो आप लिखते भी जाओ, मैं बोल भी रहा हूं आपको, ठीक है।
प्रकृति में कुछ अणु ऐसे होते हैं जिनकी धनावेशों का केंद्र तथा ऋणावेशों का केंद्र एक ही बिंदु पर होते हैं, जिनके धनावेशों तथा ऋणावेशों के केंद्र एक ही बिंदु पर होते हैं। अर्थात ये संपाती होते हैं। तो सामान्य अवस्था में इनमें विद्युत दुर्वाघूर्ण नहीं पाया जाता है। थोड़ा जल्दी लिखिए बेटा, है ना। नहीं पाया जाता है, लिख लिया। लेकिन जब इन्हें बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, ये बाह्य है, ठीक है, मतलब बाहर का बाह्य विद्युत क्षेत्र। जब इन्हें बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इनके धनावेश तथा ऋणावेशों के केंद्र अल्प विस्थापित हो जाते हैं। इनके धनावेश तथा ऋणावेशों के केंद्र अल्प विस्थापित हो जाते हैं। धनावेश क्षेत्र की दिशा में तथा ऋणावेश क्षेत्र की विपरीत दिशा में विस्थापित होते हैं या क्षेत्र की विपरीत दिशा में चले जाते हैं। इससे इनमें प्रेरित विद्युत दुर्वाघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। ऐसे अणु प्रेरित विद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। आप देखो, चित्र बनाना चाहें तो आप बना लेना, ठीक है। आप स्वयं बना सकते हो, कोई जरूरत नहीं है। आपको ऐसे धनावेश ऋणावेशों का केंद्र संपाती दिखाना, एक बार ये दिखा देना, ठीक है। वो उससे क्या समझ में आ जाएगा तुम्हारे। मैं आगे चलता हूं और अब हमारी एक डेरिवेशन आती है, वो है विद्युत द्विध्रुव की वजह से। मैं लिख देता हूं उसको। देखो ये है डेरिवेशन, विद्युत द्विध्रुव के कारण
विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण, आप लिखना चाहो मेरे साथ लिख सकते हो, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप देखिए इस डेरिवेशन को कैसे करते हैं, है ना। देखो ये है मान लो हमारा सवाल, तो इस प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, वही विद्युत क्षेत्र की क्या निकालनी है, तीव्रता। पहले भी आ चुका है ऐसा सवाल। देखो हमने पहले प्रश्न में ये देखा था, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। एक हेडिंग पहले हमने लिखवाया था आपको, और उसमें यही था, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या आ गया है, अब विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यानी ये शब्द पर आप गौर कीजिए, विद्युत द्विध्रुव। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम चित्र बना लेंगे और फिर देखेंगे क्या निकालना है और उसे कैसे निकालना है। तो मैंने अभी समझाया था, थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आप यदि ध्यान से देखेंगे तो आपकी सब चीज समझ में आ जाएगी। यानी सबसे पहले हमें विद्युत द्विध्रुव बनाना है, ठीक है। उसके बाद सोचेंगे हम कि हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसकी वजह से कैसे निकालनी है, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, वो दो बिंदुओं पर निकाली जाती है। एक है अक्ष और दूसरा कौन सा होता है, निरक्ष। यानी एक तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है अक्ष पर और दूसरी निकालनी होती है निरक्ष पर। मैं लिखा दूंगा आपको, ठीक है। इसी में वो और शब्द भी दे देता है, ठीक है। अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, इनमें से वो दे देता है आपको, ठीक है। तो अक्ष और निरक्ष में से आपको अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ बनाना होगा, मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये हेडिंग तो लिख लिया होगा, इसके नीचे लिखिए, विद्युत द्विध्रुव के कारण हम विद्युत द्विध्रुव के कारण हम इसके अक्ष एवं निरक्ष पर, इसके अक्ष एवं निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। अक्षीय बिंदु, अक्ष पर, अक्ष एवं निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब फिर से एक हेडिंग डाल लीजिए आप, विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय बिंदु पर, कौन से बिंदु पर, या तो अक्ष पर लिख लो या लिख लो अक्षीय बिंदु पर, अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं, और चित्र कैसे बनाएंगे, देखो विद्युत द्विध्रुव बनाओ तुम तो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। देखो एक रेखा खींची, इसका नाम हो जाएगा ए और इसका नाम हो जाएगा बी। मैंने बताया था आपको शक्ल याद होनी चाहिए विद्युत द्विध्रुव की। तो ए और बी, यहां क्या लिखेंगे हम, -q, यहां +q, याद आ रहा है। और यहां क्या था, O, क्लियर।
अब देखो दूरी सरलता के लिए हम यहां पर कितना ले रहे हैं, 2a। तो ये जो दूरी है वो कितनी रह जाएगी, a, और ये भी कितनी रह जाएगी, a। तो ये विद्युत द्विध्रुव हुआ है। अभी तो विद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, बना दिए, बीच की दूरी होती है, दूरी सेलेक्ट कर ली। ये नाम हमने अपने मन से लिखे ए और बी, आप और भी लिख सकते हो कोई भी, ठीक है। और दूरी 2d लिख सकते हो, 2r लिख सकते हो, ठीक है। यहां पर क्या लिया है, 2a। आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो कौन से बिंदु पर निकालनी है, अक्षीय बिंदु पर। तो इसके लिए हमें यह समझना होगा कि अक्षीय बिंदु कौन सा होता है। तो मैंने बताया था, देखो दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है ये अक्ष होती है विद्युत द्विध्रुव की, ये पूरी अक्ष है, ये अक्ष है, और हमें तीव्रता कहां निकालनी है, अक्षीय बिंदु पर। तो देखो मैं इधर कोई बिंदु ले सकता हूं इस रेखा पर, और इस रेखा पर भी मैं कोई बिंदु ले सकता हूं, क्योंकि कौन सी रेखा है ये, अक्षीय रेखा है। मैं समझा चुका हूं आपको अक्षीय रेखा कौन सी होती है और निरक्षीय रेखा कौन सी होती है। तो प्रश्न के अनुसार अक्षीय बिंदु पर निकालना है। तो अक्षीय बिंदु कहां स्थित होगा, निरक्ष पे तो होगा नहीं, कहां होगा, अक्ष पर। लेकिन छूट है आपको, आप यहां लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं, इन दो स्थानों पर आप कोई भी बिंदु ले सकते हैं। लेकिन हमें सुविधा किससे रहती है, देखो इधर बिंदु लेंगे तो आपने देखा हम देवनागरी लिपि में बाएं से कहां लिखते हैं, दाईं ओर। तो क्या हम दाएं से बाईं ओर नहीं लिख सकते क्या, कोई परेशानी थोड़ी है, लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें सुविधा रहती है सामने आगे चलने की। आप खुद ही सोचो, ये आसान है सीधे चलना, जबकि पीछे चलेंगे तो हमें दिक्कत आएगी। तो यदि दाएं से बाएं लिखेंगे तो हमें उल्टा चलना होगा। समझ रहे हो मेरी बात। तो सीधा काम अच्छा रहता है और सुविधाजनक रहता है, सरल भी होता है। वो पढ़ाई हमें सरल करनी है, तो कैसे हमें कहां बिंदु लेना ज्यादा आसान होगा, इधर लेने को इधर भी ले सकते हैं हम, समझ गए। तो हम यहां पर एक बिंदु ले लेंगे और उस बिंदु का नाम रख देता हूं मैं P। देखो मैंने क्या, इस रेखा पर एक बिंदु ले लिया P, और इस P बिंदु पर प्रश्न क्या है, E बराबर क्वेश्चन मार्क। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या ज्ञात करनी है, अक्षीय बिंदु पर। बिल्कुल सही है, ये सवाल है हमारा प्रश्न। तो आप देखो ये तीव्रता तो आवेश की वजह से निकलती है। ढूंढो आवेश है क्या इसमें, हाँ है, एक आवेश तो ये रहा प्लस, और दूसरा आवेश ये रहा। तो आवेश की वजह से तीव्रता होती है, तो कितनी तीव्रता होंगी यहां पर, दो, एक धनावेश की वजह से और एक होती है ऋणावेश की वजह से। तो मैं दो तीव्रता बना लूंगा यहां पर। धनावेश से तीर निकलते हैं, मैंने आपको बताया था विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर निकलती हैं धनावेश से। तो ये धनावेश है, बिंदु P पर तीव्रता देखनी है, तो इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगे, यानी ये होगी उसकी दिशा। नाम ये B है, तो मैं यहां पर लिख दूंगा EV सदिश। क्लियर। आप देख लेते हैं माइनस Q आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है इस बिंदु पर, और माइनस Q आवेश में तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करती हैं, इसलिए इस बिंदु पर माइनस के कारण तीव्रता की दिशा होगी इस बिंदु की ओर, यानी ये हो जाएगा EA सदिश। आसानी से समझ में आ जाएगा, तुरंत समझ में आएगा देखते ही कि मुझे तीव्रता निकालनी है, आवेशों की वजह से निकलेगी। कितने आवेश है, दो, तो तीव्रता भी कितनी होंगी, दो। एक ये रही और एक ये रही।
ये दोनों ही वेक्टर हैं, यानी सदिश राशि हैं। और सदिश राशियों में मैंने आपको समझाया था और लिखाया भी था कि यदि सदिश राशियां दोनों ही एक ही दिशा में हैं तो जोड़ देते हैं, विपरीत दिशा में हो तो घटा देते हैं, और यदि उनके बीच में कोई कोण है तो उसे हम समांतर चतुर्भुज के नियम से करते हैं। और समांतर चतुर्भुज के नियम में यदि दोनों तीव्रताएं समान हैं तो मैंने देखो एक सूत्र लिखाया था, याद आ रहा हो तो, एफ आर बराबर 2f cos θ/2। बल के लिए, तीव्रता के लिए देखेंगे तो ई आर बराबर आ जाएगा 2e cos θ/2। समान है तो लगता है ये सूत्र, और समान हो और उनके बीच में कोई कोण हो। ठीक है, अब यहां पर स्थिति हमारी कैसी है, दोनों तीव्रता हैं लेकिन कैसे हैं वो, विपरीत। तो विपरीत है तो हम घटा देंगे, और घटाने से हमारा उत्तर आसानी से आ जाएगा। तो आप सबसे पहले इस चित्र को बना लीजिए, मैं लिखाता रहूंगा आपको और समझ में आ जाएगी। ठीक है, आप चित्र बना लीजिए। देखो, आप पहले विद्युत द्विध्रुव बना लीजिए। आपको विद्युत द्विध्रुव बनाना आता ही है, बार बार देखने की जरूरत नहीं रहती है। एक बार आप समझ गए कि विद्युत द्विध्रुव कैसे बनाना, आप विद्युत द्विध्रुव बना लीजिए। उसके बाद आप अक्षीय बिंदु पर, ये इधर ए आ जाएगा, इधर आ जाएगा ए, ईवी, दो तीव्रताएं हो जाएंगी। आप समझो, है ना, मैं चित्र के बारे में लिख रहा हूं तो आप जल्दी से लिखिए। जो बच्चे रह गए हों वो आप पोज करके या शॉर्ट लेके कैसे बना सकते हो। ठीक है, देखो मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूं कैसे आपको लिखना आता है। ठीक है, लिखने के लिए हमें उस चित्र को अच्छी तरह से देखना होता है और उसी के अनुसार बोलते हैं हम। ठीक है, एक बार मैं बोल के सुना रहा हूं, जल्दी से आप ध्यान देना। चित्र में एक विद्युत द्विध्रुव ए भी दर्शाया गया है, जिसके ए व बी बिंदुओं पर आवेश क्रमशः -q तथा +q हैं, और इन आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2a है। इनके केंद्र बिंदु O से मुझे बिंदु P पर क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मैं इस दूरी को मान लेता हूं, यहां पर O से निकालनी है बिंदु P पर, तो बिंदु O से इसकी दूरी हो जाएगी। देखो क्या मान है, आप अपनी सुविधानुसार कुछ भी मान सकते हैं, मैं यहां पर मान रहा हूं R। क्लियर? तो ये बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक अक्षीय बिंदु P स्थित है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। लिखिए आप, ये R भी बना लेना। ठीक है बेटा, ये R चित्र में एक विद्युत द्विध्रुव A भी दर्शाया गया है। चित्र में एक विद्युत द्विध्रुव A भी दर्शाया गया है, जिसके A व B बिंदुओं पर आवेश, जिसके A व B बिंदुओं पर आवेश क्रमशः -q, क्रमशः -q तथा +q हैं, +q हैं, और इनके बीच की दूरी, कितनी है, और इनके बीच की दूरी 2a है।
इनके बीच की दूरी 2a है, नोट कर लिया, आगे नोट कीजिए। तो इनके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, इनके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक अक्षीय बिंदु P स्थित है, एक अक्षीय बिंदु P स्थित है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, कुछ रहा तो नहीं बेटा, हमने लिख दिया ना चित्र के बारे में, ठीक है। बस दो चीज रह गई, कौन कौन सी? एक तो हमने इसके बारे में कुछ नहीं लिखा, ई ए के बारे में, और एक हमने ई बी के बारे में नहीं लिखा, ठीक है। बाकी सब के बारे में लिख दिया है, तो आप एक बार समझ लीजिए और फिर लिखेंगे इसको आगे, ठीक है। तो अब इसको देखो हम कैसे डेरिवेशन कर रहे हैं, ये थोड़ी सी कठिन है पिछली डेरिवेशन से, आप एक बार ध्यान दे लो, दोबारा पढ़ने की भी जरूरत नहीं रहेगी आपको, ठीक है। कोई रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं है, प्रश्न पढ़ना ध्यान से, तुरंत चित्र बनाना, ये शब्द आते ही ये बना लेना आप, ये वाला तो आप तो बना ही लिया ना तुमने चित्र। तो जैसे ही विद्युत द्विध्रुव आए हम यहां से लेकर इसको आसानी से ये बना लेंगे। अक्ष पे पूछ रहा है तो बिंदु यहां ले लेंगे, और निरक्ष पे पूछेगा तो बिंदु यहां ले लेते, क्लियर। तो देखो माइनस क्यू के कारण आया है ये, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, देखो माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E बराबर, हम यहां पे लिखेंगे देखो के क्यू, तीव्रता का सूत्र होता है के क्यू बटे आर स्क्वायर। तो यहां पर देखो दूरी कितनी है, प्लस क्यू आवेश से, यहां से हमें दूरी देखनी है इस बिंदु P की, तो ये वाली दूरी है, और हमको दूरी कहां से दी है, देखो ओ पी पता है आर, और ओ बी पता है ए, और दूरी हमें निकालनी है यहां से लेकर यहां तक, ये वाली। तो इस पूरी दूरी में, ओपी दूरी में से यदि मैं ये दूरी घटा दूं ओबी, भाई देखो ओ से पी की दूरी कितनी है आर, आर में से यदि मैं ओबी दूरी घटा देता हूं तो ये बीपी दूरी बचेगी, क्लियर। और बिंदु पी की प्लस क्यू आवेश से दूरी कितनी है, बीपी। देखो बेटा के क्यू बटे बीपी दूरी आ रही है, इसका स्क्वायर होगा, और बीपी दूरी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, के क्यू जो बीपी दूरी है वो हो जाएगी ओपी माइनस के क्या आ जाएगा, ओबी, और इसका आ जाता है स्क्वायर। तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिखना चाहें तो हमें पता चल जाएगा, देखो के क्यू, ओपी कितनी है आर, माइनस ओबी कितनी है ए, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। दिशा यदि देखना चाहें हम इसकी, तो ए की दिशा किधर है, देखो ये है ए, और ये दिशा आ रही है ए की इस तरीके से, ठीक है। तो मैं इस दिशा को मान सकता हूं पी से लेकर ये किधर जा रही है, ए की ओर। तो मैं यहां पर यदि वेक्टर बना रहा हूं ये, तो ये आ जाएगा कौन सी दिशा में, ये पी ए दिशा में, क्लियर। आ गई समझ में। जब एक बार आप समझ जाओगे तो ये दो स्टेपों की आवश्यकता ही नहीं है। आ रही समझ में आपके, आप डायरेक्ट लिख सकते हो ई ए सदिश बराबर
के क्यू बटे आर माइनस ए का होल स्क्वायर। और दिशा कौन सी? पी ए। दिशा समझ लो अच्छी, पी से स्टार्ट हो रही है और किधर जा रही है? ए की ओर। दूसरा देखो, प्लस क्यू आवेश के कारण यदि हम देखना चाहेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण, तो प्लस क्यू आवेश के कारण इसको लिख देते हैं हम, मान लो ईवी सदिश, सॉरी देखो इसमें दूरी, ये हमने जो दूरी निकाली है किससे निकाली है? बीपी से, बीपी दूरी निकाली है ना, तो ये गलत हो गया। ये दूरी किसकी है? ये है बिंदु बी से दूरी पी की। आ रही ना बात समझ में? यहां पर माइनस क्यू आवेश के कारण निकालना है, तो देखो ये फिर इसकी वजह से हो जाएगी प्लस की वजह से, ठीक है। तो इस दूरी को हम क्या लिख सकते हैं? यहां पर प्लस क्यू आवेश आ जाएगा और ये हो जाएगी ईवी सदिश, और इसकी दिशा हो जाएगी पीवी दिशा में, ये बीपी दिशा में हो जाएगी, ठीक है। इसको कह सकते हैं हम बीपी दिशा में। दोबारा से सुन लो, देखो हमने ये जो दूरी बीपी निकाली थी, किससे निकाल ली थी हमने? प्लस क्यू से। अरे ना समझ में, ये जो दूरी किससे है? वो प्लस क्यू से है। तो हमें यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? प्लस क्यू। यदि आप यहां माइनस क्यू लिखना चाहते हो तो यहां पे प्लस लग जाएगा, आर प्लस ए, बस इतना अंतर आएगा। तो माइनस क्यू आवेश के कारण देखेंगे हम, तो ये आ जाएगा माइनस क्यू आवेश के कारण ए सदिश। अब देख लो माइनस क्यू आवेश यहां है ना, तो ओ से और पी की जो दूरी है वो तो फिक्स है आर। इस दूरी में ओ ये दूरी फालतू है बस, क्योंकि मुझे दूरी माइनस क्यू से चाहिए। ओ से तो मालूम है स्मॉल आर, लेकिन ये जो दूरी है ए से, ये और जुड़ जाएगी। कितनी दूरी है ये? स्मॉल ए। तो आर में हम क्या जोड़ देंगे? ए। तो ये दूरी आ जाएगी, देखो कांस्टेंट के, आवेश क्यू, और बीच की दूरी कितनी है? आर प्लस ए का होल स्क्वायर। दिशा देख लो, अभी लिखाई थी मैंने, पी से ए की ओर, यानी ये दिशा हो जाएगी पी ए दिशा में। देखो बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बताऊं। E बराबर सूत्र होता है के क्यू बटे आर स्क्वायर। आवेश देखो और दूरी देखो, है ना। तो हमारी दूरी कहां से दी हुई है? इस सेंटर से दी हुई है, ये वाला सेंटर। कितनी दी हुई है? आर। या तो आर में से ए घटेगा बी के लिए, तो और ए के लिए आर में ए जुड़ेगा। आप देख लो, बी के लिए आर में से ए घट गया और ए के लिए आर में ए जुड़ गया। आर प्लस होगा या आर क्या होगा? माइनस। अब ये दोनों अलग अलग तीव्रता आ गई, तो इन तीव्रताओं को हम जोड़ देंगे परिणामी तीव्रता निकालने के लिए। तो जो परिणामी तीव्रता है वो हो जाएगी यहां पर, बिंदु P पर लिखेंगे हम, P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो परिणामी जो तीव्रता है उसमें क्या होगा? देखो ई पी सदिश बराबर आ जाएगा ई वी सदिश प्लस ई ए सदिश। क्लियर? मैं समझा चुका हूं। देखो ये दोनों सदिश हैं, तो ये सदिशों का क्या हो जाएगा? जोड़। लेकिन आप देख रहे हो कि ई ए और ई वी तो एक दूसरे के क्या हैं? विपरीत। तो जब दो सदिश विपरीत होते हैं तो हम घटा देते हैं, लेकिन घटाते किस में से? हमेशा जो ज्यादा होती है उसमें से घटाते हैं। तो अब दिमाग ये लगाना है कि ज्यादा कौन सी है इनमें से। घटाएंगे तो पक्का, क्यों? दिशा विपरीत। समान होती तो जोड़ देते। ठीक है, तो ज्यादा कौन सी है देखने के लिए हम देखते हैं। देखो दोनों ही सूत्रों में के क्यू ऊपर आ रहा है, वो कॉमन है, बस नीचे अंतर है। एक में तो दूरी आर माइनस ए आ रही है और एक में दूरी आ रही है आर प्लस ए, और दूरी और तीव्रता एक दूसरे की कहां है? उल्टी।
यानी यहां दूरी ज्यादा है तो तीव्रता क्या होगी, कम। यहां दूरी कम है तो तीव्रता क्या होगी, ज्यादा। तो मुझे पता चल गया कि ज्यादा कौन है, ईवी ज्यादा है। अरे ज्यादा दिमाग मत लगा, वैसे देख लो नजदीक कौन है बिंदु P के, नजदीक कौन बैठा है, प्लस आवेश। तो बल ज्यादा कौन लगाएगा, प्लस। तो तीव्रता ज्यादा किसकी होगी, प्लस की। ठीक है, तो दो तरीके हैं आपके पास, या तो सीधा ही ज्यादा में से कम घटा दो, या मैंने लिखा है इसे कहते हैं वेक्टरों का जोड़, है ना। ईवी की दिशा प्लस एक्स में है, एक्स अक्ष की ओर, एक्स इधर होता है तो प्लस एक्स में है, प्लस हो गई। जबकि ए की दिशा तो माइनस एक्स में है, यानी माइनस आई कैप आएगा, तो हम देखेंगे वो माइनस में आ जाएगी। चाहे इससे लिख लो चाहे इससे निकाल लो, हर हाल में एक तीव्रता में से दूसरी तीव्रता घटेगी, और किस में से कौन सी घटेगी, ईपी बराबर आ जाएगा ईवी माइनस के ई ए। अब आपको इनके मान लिख देने और सॉल्यूशन कर देना है, पूरी डेरिवेशन हो जाएगी आपकी। आपको इस पूरे टॉपिक के लिए याद रखना है, एक तो ई का सूत्र के क्यू बटे आर स्क्वायर, कितनी तीव्रताएं निकलेंगी, दो, एक V और एक A। B ज्यादा है इसलिए हमने ज्यादा में से कम को घटा दिया। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो समीकरण 3 में आप मान रख दीजिए। तो मान रखेंगे तो ये आएगा, देखो। और अगले स्टेप के लिए मैंने चिन्ह बताया था ना आपको, 2-3 चिन्ह बताए थे, उनमें से आप कोई सा भी चिन्ह बना सकते हो। तो ये आ जाएगा, देखो EP बराबर EB का मान क्या है, के क्यू बटे आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू बटे आर प्लस ए का होल स्क्वायर। क्लियर। फिर अगला स्टेप आएगा तो कम से कम तीर तो लगा ही लो। अब सोचो इसका क्या हो सकता है आगे, यानी अगला स्टेप क्या आएगा। तो पिछले टॉपिक से याद आ रहा है के क्यू कॉमन है ना, दोनों में मिल रहे हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए सबसे पहले इसे बाहर निकाल लो। तो हम EP बराबर लिखेंगे, के क्यू को लिख देंगे बाहर, तो भीतर आ जाएगा 1 बटे आर माइनस ए का होल स्क्वायर 1 बटे आर प्लस ए का होल स्क्वायर। फिर से तीर लगा लो, देखेंगे EP क्या बदल जाएगा अगले स्टेप में, नहीं। क्या बराबर का चिन्ह गायब हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। के क्यू बिल्कुल सेम, मझला कोष्टक, इसका भी कुछ नहीं कर सकते। अब सोचो, यहां तक तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन यहां आप देखिए छोटी क्लासों की तरह 1 बटे 2 माइनस 1 बटे 3, ये भिन्न है ना, और भिन्न में हम क्या लेते हैं, लघुत्तम। तो खुद ही इशारा कह रहा है मझला कोष्टक के भीतर जो संख्या है इनका क्या ले लेंगे हम, लघुत्तम। देखो बेटा फिजिक्स तो यहीं खत्म है। यदि आपको गणित आती है तो ये आगे चलेगी, अन्यथा यहीं रुक जाएगी। यही कारण है कि मैथ के बिना, गणित के बिना फिजिक्स लंगड़ी है, यानी वो चल ही नहीं पाएगी। और आपको मैथ अच्छी तरह से आती है तो ज्यादा इधर पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, बस इतना याद रखना ऐसा होता है। 2 तीव्रताएं तो दोनों जुड़ जाएंगी, 3 है तो 3 जुड़ जाएंगी। कौन से सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से। तो एक ही चीज ये याद रखनी है, एक याद रखना है ये चित्र, और पूरी डेरिवेशन हो जाएगी। तो इसका हम क्या ले लेंगे, लघुत्तम। ठीक है बेटा, और लघुत्तम क्या होगा आप खुद ही सोच लो। जब समझ में नहीं आ रहा है ना तो इन दोनों संख्याओं को लिख लो, नहीं बैठ रहा कुछ भी कि इनका लघुत्तम क्या आएगा, तो इसे भी उतार लो r माइनस ए का होल स्क्वायर, उसे भी उतार लो r प्लस ए का होल स्क्वायर। ये सबसे सरल लघुत्तम है, आगे समझ में। अब देखो इस लघुत्तम में हम इसका क्या देंगे, भाग। तो r माइनस ए स्क्वायर का यदि भाग देंगे तो ये तो कट जाएंगे आपस में, क्या बचेगा, r प्लस ए का स्क्वायर।
जो बचे उसका गुणा ऊपर वाली संख्या से कर देंगे। तो r प्लस ए का गुणा इससे हो जाएगा, तो यह आएगा r प्लस ए का होल स्क्वायर। क्लियर। अगला चिन्ह देखो माइनस, इसका भाग देंगे इसमें तो माइनस बार जाएगा, और माइनस का गुणा ऊपर से करेंगे तो सेम डिटो ये आ जाएगा इस तरीके से। मेरे हिसाब से आगे होगी, समझ में आता है। ठीक है, तो मैं आपको यहां तक लिखा देता हूं, फिर आगे सॉल्व कर लेंगे हम इसको। ठीक है, तो आप लिखिए बिंदु बी पर, हाँ आप यहां चित्र तो बना लिया होगा आपने, यहां से नोट करना है आपको। तो आप लिखिए जल्दी से, बिंदु बी पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण, बिंदु बी पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो आपकी समझ में आ गया तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ई वी सदिश बराबर के क्यू बटे आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और दिशा लिख सकते हैं बीपी दिशा में। समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे भी उतार सकते हो। फिर लिख लो, अब तो समझ होंगे। इसी प्रकार देखो, पहले ये समीकरण 1 लिख लो आप, है ना। ये देखो प्लस क्यू आवेश के कारण ई वी सदिश बराबर के क्यू बटे आर माइनस ए का होल स्क्वायर, कोष्टक में बीपी दिशा में, समीकरण हो जाएगा 1। क्लियर। ये जो 2 स्टेप बेटा मैंने समझाने के लिए लिखे हैं कि ये दूरी कैसे आई है। आपकी समझ में आ गया तो कोई जरूरत नहीं है इनकी, और यदि आपको लग रहा है कि जरूरत है मुझे तो उतार सकते हो आप, स्क्रीनशॉट ले लेना, रोक के भी आप इनको लिख सकते हो कभी भी। ठीक है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। कोई बात समझ में नहीं आती तो आप दोबारा भी देख सकते हो। आप आगे चलें, देखिए अब ये लिखिए, इसी प्रकार आगे से लिखिए आप, इसी प्रकार बिंदु ए पर स्थित इसी प्रकार बिंदु ए पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण, बिंदु ए पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P पर बिंदु है P, ठीक है, P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और समीकरण 2 आप नोट कर लीजिए। अब बेटा एक एक अक्षर देखने की जरूरत थोड़ी होती है, आपके समझ में आ गया तो के क्यू आएगा, नीचे दूरी ऊपर माइनस आई है तो नीचे क्या आएगी प्लस, और वेक्टर की दिशा तो आपको 11वें में ही सिखा दी गई होगी। नहीं आती है तो उस बिंदु को चुनो जहां तीव्रता निकाल रहे हैं, जैसे ए की वजह से निकाल रहे हैं तो बिंदु P सेलेक्ट किया, ए की ओर कौन सी दिशा हो जाएगी, P से लेकर ए, ये बिंदु सेलेक्ट किया तो P से ए दिशा हो जाएगी, तो लिखा है मैंने P ए दिशा में। ई भी देखनी है तो बिंदु वही P है, तो P से ये आ जाएगी, ये कौन सी दिशा है, इधर तो कोई बिंदु है ही नहीं, तो हम कौन सा बिंदु सेलेक्ट करेंगे B, तो बी पी दिशा। नोट कर लिए 1 और 2। अतः, अतः शब्द लिखो और फिर लिखो अतः P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
ये लिख लो आप, ई पी सदिश बराबर ई बी सदिश प्लस ई ए सदिश। या समीकरण 3 उतार लो। फिर समीकरण जब 3 उतर जाए तो उसके नीचे लिखना आपको समीकरण 1 व 2 से, यानी 1 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, तीनों स्टेप उतार लो। देखो आप ये उतार लेना है ना, और आज ये पूरा हो नहीं पाएगा, लेकिन आप बस ये कैलकुलेशन बच गई इसकी, तो कल हम आपको बता देंगे, और कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लेना। ठीक है बेटा।